सीएजी रिपोर्ट और सियासत। जी हां, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। केवल देश ही नहीं बदल रहा बल्कि राजनीतिज्ञों के राजनीति करने की चाल ढाल भी बदल रही है। और आज के दौर के हिसाब से देखें तो लगता है कि राजनीति मतलब परसेप्शन की लड़ाई, जिसका जितना बेहतर नैरेटिव उसका सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना उतना ही सरल और आसान। और बदलते हुए दौर के साथ बदलती हुई राजनीति का उदाहरण दिल्ली में भी देखने को मिला। बीजेपी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी विपक्ष में, और अब तो सदन में विपक्ष का कोई नेता भी नहीं है और इसकी टीस आम आदमी पार्टी में साफ देखने को मिल रही है। इस संबंध में एक लेटर विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखा है, एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम डीसीपी को भी दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह अलोकतांत्रिक है, यह अन्याय है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आपने सदन की मर्यादा को तार तार किया है, इसलिए नियम के अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन सबके बीच एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट भी पेश हो रही है और आज बीजेपी ने शराब नीति के बाद दूसरी सीएजी रिपोर्ट सदन में अब पेश कर दी है। यह रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है, एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं है जो होने चाहिए, आईसीयूज की कमी है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो रकम दी थी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया। फिलहाल बीजेपी किस तरीके से अब दूसरी सीएजी रिपोर्ट को लेकर हमलावर है, यह भी आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली की सरकार जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी, रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया कि 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। यह है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। शर्म आती है जब ये रिपोर्ट को मैं जब पढ़ता हूं। इस दिल्ली की सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आया था, अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जो कोविड के लिए दिल्ली सरकार को मदद की थी, उसका फंड भी अनयूटिलाइज किया। इस सरकार ने इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ बताता है। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार ने जब अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 32,000 नए हॉस्पिटल बेड बनाएंगे, 32,000 बनाएंगे। लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अध्यक्ष जी, जो इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि इन्होंने 4 हॉस्पिटल्स को स्पेशल ऑडिट किया गया। जान के आपको हैरानी होगी अध्यक्ष जी, और सदन को भी हैरानी होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, जब सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां पे एक ओटी सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर की सर्जरी का डिपार्टमेंट ही फंक्शन नहीं है। ये है दिल्ली की सरकार। और जो वेटिंग टाइम है, अध्यक्ष जी, किसी को जरूरत हो आज ऑपरेशन कराने की, आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा अध्यक्ष जी, 4 से 12 महीने लगेंगे। ये वेटिंग टाइम है इस सरकार, इस पूर्ववर्ती सरकार की हेल्थ क्रांति। तो सीएजी रिपोर्ट पर दूसरी एक तरह से रिपोर्ट अब सामने आ गई है। स्वाभाविक है कि दिल्ली में सियासत अब इस पर भी तेज होने वाली है। फिलहाल सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या है, पॉइंट टू पॉइंट अब आपको समझाते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए, फिर हम अपनी चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, मेहमानों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो ग्राफिक्स क्या है ये आप देखिए, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट समझ पाएं कि सीएजी की दूसरी रिपोर्ट जो पेश हुई है वो क्या कह रही है। तो दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है ये दूसरी सीएजी की रिपोर्ट, और सीएजी की दूसरी रिपोर्ट 7 पन्नों की है। तो दिल्ली के कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया।
अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, ये बात भी सीएजी रिपोर्ट में सामने आई है। बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं कोविड-19 के दौरान केंद्र ने दिल्ली सरकार को रकम दी थी और सीएजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली सरकार ने उस रकम को भी इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं एक पॉइंट यह भी कि रिपोर्ट यह कह रही है कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी कमी है, तो अस्पतालों में नर्स और डॉक्टर्स की संख्या भी पर्याप्त नहीं है, यानी कि कई सारी खामियां जो बताई गई है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका हम करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ममता त्यागी है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नीतीश चौरसिया जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नीतीश चौरसिया जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा बहुत बुनियादी सवाल, ये देश किससे चलता है? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला। दिल्ली की जनता बड़े उत्साह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देख रही है और एक तरफ वो कार्यकाल जो 27 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, 27 क्या मैं कहूंगा दिल्ली के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ वो कार्यकाल है और एक तरफ किस प्रकार दोषारोपण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। नहीं, नीतीश जी आप अपनी बात रखिए पूरी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये देश किससे चलता है? ये देश हमेशा देश के संविधान से चल रहा है। संविधान से चलता है, बिल्कुल आपने कहा संविधान से चलता है। जब संविधान की बाध्यता थी तो आपने सीएजी रिपोर्ट अब तक पेश क्यों नहीं की थी अपने कार्यकाल में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट हमने सदन में पेश जरूर नहीं की थी, सरकार ने सदन को दे दी थी। ये हमने कई बार स्पष्ट कराया और हर पटल पे इस चीज को स्पष्ट कराया। हमने कभी इस चीज के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया और सदन की विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वो अपने विवेक से किस मुद्दे को और किस प्रस्ताव को कब रखते हैं ये उनकी अपनी कार्यशैली। आप कह रहे हैं कि आपने रिपोर्ट पेश की थी? बिल्कुल। तो फिर ये जो पेंडिंग रिपोर्ट है वो फिर बीजेपी अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश कर रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय मजबूर है क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को जो वादा किया है चुनाव में, उस वादे पे डिलीवर ना करने की बात है, इसलिए वो बार बार जनता का ध्यान भटका रही है। आज 27 साल बाद मुद्दे ये नहीं होने चाहिए, मुद्दे ये होने चाहिए कि अगर आप 27 साल बाद अगर सत्ता में आते हो तो क्या दिल्ली की जनता के लिए आप करोगे। आज एक तरफ दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि हमारा रोड मैप आप आने वाले समय में दिल्ली में क्या देना चाहते हो, 5 साल का रोड मैप क्या है, कैसे दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना चाहते हो। ये भटकाने, भ्रमित करने और दोषारोपण की राजनीति करके दिल्ली की जनता का भला नहीं होने वाला। हम चाहते हैं, न सिर्फ हम चाहते हैं, पूरी दिल्ली की जनता चाहती है कि कैसे आप आने वाले समय में दिल्ली का विकास करने की जो नीति बना रहे हो वो बनाओगे। एक तरफ आप हमें सदन में नहीं जाने देते, बिना विपक्ष की आप चर्चा कर रहे हो। सदन हमें यहां तक जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों को घर के बाहर ही रोक लिया जाता है। क्या ये इस तरीके से सत्ता चलेगी? ये देश की संविधान से सत्ता चलने वाली है और आप संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नारे पे आप किसी अगर नेता को सदन से बाहर कर देते हो और वही अगर मोदी जी के नारे लगाए जाते हैं सदन में, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हो, तो सवाल तो उठता है कि क्या देश संविधान से चलेगा या देश मोदी जी के इशारे पे चलेगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। ममता त्यागी जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दोषारोपण की राजनीति कर रही है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा पॉइंट यहां पर यह है, भाई जब विपक्षी सदन में नहीं होगा तो बीजेपी कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रही है? आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आज तक जितनी भी डिबेट्स हुई हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, हम तो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, कल भी या परसों भी जो भी डिबेट होती है, यही इनका ना बोलने देना, दूसरे की बात ना सुनने देना वाला चरित्र बिल्कुल सामने आ जाता है और चोर मचाए शोर वाले पे चीज पे आते हैं। ये डिस्कशन पे नहीं आते, ये माहौल खराब करने पर आते हैं। दूसरी बात, कैग रिपोर्ट ने इनका अमर बेल वाला चरित्र दुनिया के सामने या दिल्ली की जनता के सामने ला दिया। अमर बेल क्या होती है? अमर बेल एक पेड़ पर चढ़ती है और उसके सारे न्यूट्रिशन को अपने पास ले लेती है और अपनी ग्रोथ करती है। तो इन्होंने अमर बेल की तरह दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर की पूरी कमाई अपनी पार्टी के लिए यूज की, उस पर पलना शुरू किया।
जब स्कैग रिपोर्ट ने उनके चरित्र को सामने ला दिया, ये तो चोर मचाए शोर की तरह हर जगह शोर मचाते हुए घूम रहे, देखो हमें पकड़ लिया, देखो हमें पकड़ लिया। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं आराम से बात करिए, अपने पॉइंट रखिए, लेकिन अराजकता फैलाकर, शोर मचाकर, डिस्कशन ना कर ये अपनी ही पार्टी का चरित्र सामने लाते हैं। अगर इन्हें थोड़ी भी अनुशासन सीखना है, थोड़ा भी कैसे मर्यादाओं में रहना सीखना है, तो मेरी तो सलाह होगी कि आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं भाजपा के प्राथमिक सदस्य बन जाएं। हम इनको बताएंगे अनुशासन कैसे होता है और कैसे दूसरों को भी बात करने का पूरा मौका दिया जाता है। रही बात कैग रिपोर्ट की, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी, क्या सदन में ना घुसने देना ये कौन सी अनुशासन की बात है? अभी शुरू हो गए, बताएंगी मैडम, आप बताएंगे क्या सदन में ना घुसने देना? ये शुरू हो गए, सदन में ना घुसने देना, बिना विपक्ष के आप सदन को चला रहे हो, ये कौन सी आप जब इस बात को सोच करें अनुशासन अनुशासन की बात जो आप कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा अनुशासन को ला रही है? इसमें मिर्ची लगती है, उदाहरण सेट कर रही है। एक तरफ जो सदन की परिषद में नीतीश जी, नीतीश जी ये सदन को नहीं है, नीतीश जी ये सदन को नहीं है, नीतीश जी ये सदन को नहीं है। भाई हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि एक सार्थक चर्चा हो, तो ये कहीं ना कहीं और उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। नीतीश जी देखिए, एक एक करके बात रखेंगे तो बात जनता तक भी पहुंचेगी और बेहतर तरीके से पहुंचेगी, इसलिए सार्थक चर्चा की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सदन नहीं है ना, एक एक करके। ममता त्यागी, बात सदन की नहीं है, मैं आपको बस एक बार बीच में रोकना चाह रही हूँ कि इस बात सदन की नहीं है। हर डिबेट में ये हाल होता है, जब ये बोल रहे होते हैं हम चुपचाप सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनकी सच्चाई सामने लगते हैं इतनी मिर्ची लग जाती है, इतनी मिर्ची लग जाती है कि हाय हाय करने पे आ जाते हैं, और तो और क्या दूसरे की बात भी पूरा नहीं करने देते, इसलिए पूरी तरह अनुशासनहीन व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं। केजरीवाल जी जो शीला दीक्षित की पूरी कॉमनवेल्थ घोटाले की फाइल लेकर जगह जगह घूमते थे, परिवर्तन नाम की संस्था से, एनजीओ से उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, आखिर आज अपनी स्कैग की रिपोर्ट पर आके सामने बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों बगलो भगत की तरह बिहेव कर रहे हैं कि मैंने अब सारी मछलियां खा ली हैं, तालाब में सब खत्म हो गया है, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी हर एक मछली, हर एक गबन का पूरा हिसाब लेगी और एक एक पैसे को वापस लेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर डिबेट में कहे तो हर एक को ये कहा जाए कि जब हम आपके टाइम पर नहीं बोल रहे हैं तो दूसरे की भी सुनने की क्षमता रखिए, जब कोई गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ठीक है। नीतीश चौरसिया जी आपके पास मैं आऊंगा। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आऊंगा नीतीश जी, मैं आऊंगा नीतीश जी, एक एक करके। हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा, जवाब लूंगा मैं आपसे। निरंजन पोद्दार जी, जिस तरह की राजनीति अब दिल्ली में शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति 10 से 15 साल पहले तक नहीं हुआ करती थी। इसलिए मैंने अपने इंट्रो में यह भी कहा, इस बात का जिक्र किया कि ये बदलते दौर की बदलती हुई राजनीति है। यहाँ पर एग्जाम्पल अलग अलग तरह के सेट किए जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की राजनीति जिस दहलीज पर खड़ी है, एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने तो रिपोर्ट पेश कर दी थी, ये दोषारोपण की राजनीति है। क्या समझा जाए इससे? देखिए यस जी, राजनीति दिल्ली की नहीं, राजनीति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। क्योंकि मैं आपको जो कहने जा रहा हूं उसके अंदर आपको थोड़ा सा इस चीज को अतीत में चलना पड़ेगा। मैं सन 1989-90 से राजनीति को देख भी रहा हूँ, राजनीति को समझ भी रहा हूँ, और राजनीति के ऊपर बोल भी रहा हूँ, और राजनीति के ऊपर लिखते भी हैं। लेकिन आज जो वर्तमान युग की जो राजनीति हो गई है, विशेषकर पिछले 10-12 साल के अंदर, आप पूरे देश के अंदर देखिए, एक जिसको कहते हैं कि जो लोग जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के वोटों से चुन करके जाने की बात करते हैं, चुनाव के अंदर जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के लोभ और प्रलोभन देते हैं, उसके बाद में सदन में जाने के बाद में वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक, अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम करते हैं। मैं इस पक्ष की या उस पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम राजनीति की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने राजनीति का वो दौर भी देखा है। मैं आपको इंगित करना चाह रहा हूं यस जी, कि जब सत्ता पक्ष में कांग्रेस हुआ करती थी और विपक्ष में अटल जी, अडवाणी जी, ये जो विपक्ष में प्रमुख विपक्षी सदस्य हुआ करते थे, और सदन के अंदर ये जिस तरीके से वहां पे वाद विवाद होता था, वार्तालाप होती थी, तो जिस तरीके से विपक्ष सरकारों को टाइट करता था, सरकारों के ऊपर अपने संबोधन देते थे, और आप यकीन मानिए ना केवल वहां पे दर्शक, ना केवल वहां के बाकी सदस्य, बल्कि सत्ता पक्ष भी उसको बड़ी
भाव विभोर होकर के उनकी बातों को सुनता था। लेकिन आज जिस तरीके से जो एक जिसको कहते हैं जो विपक्ष की राजनीति कहीं ना कहीं विरोध की राजनीति की तरफ आगे होती हुई जा रही है, और इसके अंदर जो आपने अभी कहा कि राजनीति, देखिए निश्चित रूप से जब 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी का यही लोगों को एक समझ लीजिए सपना जो इन्होंने लोगों को दिया था, वो ये दिया था कि हम अलग प्रकार की राजनीति करने के लिए आएंगे, हम राजनीति को बदलने आए हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई, आपने देखा होगा लगातार 10 वर्षों तक की ये, चाहे जब भी दिल्ली किसी संकट में रही या दिल्ली के अंदर जब भी किसी जनता जब सरकार को ताक रही थी, उसको ताकती थी, उस समय यही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती थी कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें ये फलानी चीज हरियाणा सरकार ऐसे, फलानी चीज पंजाब सरकार ऐसे, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पे भी जनता को प्राथमिकता ना दे करके और अपनी राजनीतिक माइलेज यानी अपना पॉलिटिकल माइलेज जो है उसको प्राथमिकता दी जाती थी, चाहे वो एलजी के माध्यम से हो, चाहे वो गृह मंत्रालय के माध्यम से हो। तो ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, निरंजन जी, तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पर आप क्या सोच रहे हैं? सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पर आप क्या सोच रहे हैं, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी कमी बताई गई है? वही आम आदमी पार्टी तो ये कह रही थी कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ सेंटर दिल्ली के अंदर है, वर्ल्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर है, लेकिन सीएजी की जो दूसरी रिपोर्ट बता रही है वो तो कहीं चौंकाने वाले खुलासे कर रही है कि दिल्ली में कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है, अस्पताल में स्टाफ की कमी है, बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, कोविड-19 के दौरान केंद्र ने जो पैसा दिल्ली सरकार को दिया वो भी पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्या सब कुछ परसेप्शन की लड़ाई पर आकर टिक गया था? दूसरी आई है, आप ये मान के एक सेकेंड, हेलो जी निरंजन जी, सुन पा रहे हैं? आपको सुन पा रहे हैं? ऑडिबल है? अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ, ये पूरे बजट के दौरान लगभग मेरे हिस्से से 12 या 13 टैग रिपोर्ट और पेश हो गया, और ये रोकने के लिए आप तैयार है, अपने आप करके रखिए कि मुझे और चौंकना है। क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि सरकार ये कहती थी हमने तो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का एक मॉडल पेश किया है, तो आप ये मान के चलिए वो स्वयं के द्वारा जांची हुई कॉपी थी। और जब आदमी स्वयं का मूल्यांकन करता है, स्वयं को जब आदमी अपनी कॉपी जांच करके नंबर देता है, तो वो कहीं ना कहीं 100 में से 110 नंबर देने का प्रयास करता है, ना कि वो 98 नंबर देने का प्रयास। कोई बहुत ही जिसको कहते हैं एक अपवादी होते हैं जो अपनी हार्ड मार्किंग करते हैं। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज की तारीख में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है यस जी की भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सदन चला रहे हैं, बजट सत्र के अंदर जिस तरीके से लगातार कैग रिपोर्ट पे चर्चा हो रही है, इसके बाद में दिल्ली के विकास के रोड मैप के ऊपर भी इनको अपनी कैबिनेट लेकिन हैरानी की बात यह भी है, बीजेपी भले ये बात कह रही है कि अगर नियम के तहत नहीं चलेंगे तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह भी है कि सीएजी रिपोर्ट पेश हो रही है एक के बाद एक, लेकिन सदन में विपक्ष नहीं है और चर्चा हो रही है। यह भी बहुत हैरानी की बात है। मैं इस पर भी जवाब लूंगा ममता त्यागी जी से। नीतीश चौरसिया जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता ममता त्यागी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नीतीश चौरसिया और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश चौरसिया जी, क्या अब आम आदमी पार्टी अब इस सीएजी की दूसरी रिपोर्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताएगी या फिर इस सीएजी रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी लीगली चैलेंज करने वाली है? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट पहले भी केंद्र सरकार इससे पहले भी आई और भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी है कि वो तथ्यों को तोड़ मोड़ के पेश करती है। जब इन्होंने पहली रिपोर्ट पेश करी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े शब्दों में कहा 2000 करोड़ का लॉस हुआ, 2000 करोड़ का लॉस हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं, जरा मैं आपसे ही पूछता हूं, सीएजी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नए जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 4108 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी, और जब नई पॉलिसी आई तो हमने 5487 करोड़ रुपए का टैक्स, जो कि पूरी तरीके से नई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, उसके बाद करी। अब मुझे आप खुद बता दीजिए कि ये क्या 1300 करोड़ रुपए इसमें सरप्लस है या नहीं है? पहली बात, ये हमने जो प्रोजेक्टेड रखी थी
कि ये लगभग 8,900 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लगभग लागत, लगभग हमें प्रॉफिट होने की, रेवेन्यू कलेक्ट होने की संभावना है। तो ये इसको तोड़ मरोड़ के किस प्रकार पेश करते हैं? तो ये जैसे पहला सीएजी का रिपोर्ट आया तो इन्होंने बहुत बड़ी सी भूमिका बनाई हुई थी, बाद में पता चला खोदा पहाड़ निकली सोइया। इसी तरीके से दूसरी रिपोर्ट की बात आई, ये कह रहे हैं कि एम्स, ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में ऑपरेशन के लिए लंबी लंबी डेट मिलती है। जनाब कभी एम्स चले जाइए, ये तो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, यहाँ तो 2-2, 3-3 साल की पेंडेंसी है। और मेरे पास यही सीएजी रिपोर्ट का एक खाका है जिसमें हाईवे में भ्रष्टाचार, टोल में भ्रष्टाचार, आयुष्मान में भ्रष्टाचार और एनएसएपी में भ्रष्टाचार, उड़ान योजना में भ्रष्टाचार, रेलवे घोटाला, सुदर्शन घोटाला, कैश डाइवर्जन, कर विभाग में घोटाला, शराब कंपनियों में घोटाला। कभी सीएजी ने इतनी सारी घोटाले निकाल के दिए हैं, क्या कभी इस पे जांच पे चर्चा हुई है? कभी सदन में इस बात पे चर्चा रखी गई है? अगर आप चर्चा की ही नियत रखना चाहते हैं तो मैं आपसे खुला चैलेंज करता हूं, आपके बगल में ही यही 18 करोड़ रुपए का प्रति किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे सैंक्शन हुआ था, और जब सीएजी ने रिपोर्ट लगाई तो बताया कि प्रत्येक किलोमीटर 251 करोड़ प्रति किलोमीटर, 251 करोड़ प्रति किलोमीटर का सैंक्शन अमाउंट सैंक्शन किया गया। नीतीश जी इतना बड़ा एक अव्यापिक अमाउंट का डाइवर्जन, क्या कभी इन्होंने इसकी जांच करी है? अगर इनकी सच में जांच करने की नियत है। नीतीश जी इसलिए तो कह रहे हैं कि ये बदलते हुए दौर की राजनीति है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो जनता के बीच लेकर जाइए ना। नेता का विकास कैसे होता है आज के देश में? भाई जनता के बीच में लेकर जाइए। परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि गलत हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है, कुछ, आप लीगली एक्शन लीजिए, जाइए कोर्ट। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि सीएजी की दूसरी रिपोर्ट क्या कह रही है, तो आप एम्स तक ले गए, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आते हैं। आप अपना बताइए ना कि सीएजी की दूसरी रिपोर्ट जो कह रही है कि उपकरणों की कमी है, मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, कोविड-19 में जो केंद्र ने पैसा दिया वो दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। अब दिल्ली की जनता को इन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? तो क्या फिर इसका मतलब अगर ये सारी चीज गलत है तो फिर आप लीगली एक्शन लीजिए, बताइए दिल्ली की जनता को और कोर्ट को कि ये तो गलत है। मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोषारोपण की राजनीति कर रही है। जो भी इस रिपोर्ट है उसको तोड़ मोड़ के पेश कर रही है, जिसका दूर दूर तक सच्चाई से कोई नाता नहीं है। आज सदन को किस प्रकार मैनिपुलेटिव तरीके से उपयोग किया जा रहा, राजनीति से बिना विपक्ष के तमाम चर्चाएं हो रही हैं, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, ना विपक्ष है, और चर्चाएं अपने मनगढ़ंत तरीके से अपने रिपोर्ट के आधार पे जो जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। सदन भी इनका, सदन का अध्यक्ष भी इनका, नेता इनके, तो भाई सब चीज इन्हीं का ही अपने हिसाब से चर्चा चला रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। सच तो ये है कि सच्चाई से इसका दूर दूर तक नाता नहीं है। और आज एक न्यूज जो मुझे समझ में आई, निकल के आई, कि 150 इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। ये आने वाले समय में इस तरीके से तमाम जो योजनाएं दिल्ली के लोगों को मिलती थी, जो लाभ, ठीक है नीतीश जी, अब जवाब भी ले लेते हैं ना। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। और मेरी तो सलाह यही है, अगर आपको लग रहा है कि तोड़ मरोड़ कर कुछ पेश किया जा रहा है तो आप जनता के बीच जाइए, और सीएजी रिपोर्ट में आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तथ्यों से परे है, तो फिर लीगली एक्शन लीजिए। ठीक है, हमें निलंबित कर दिया गया, आप समझिए। हम तो इस पे बहस करना चाहते हैं, लेकिन सोचिए हमारी सदस्यता निलंबित कर दी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ममता त्यागी जी। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? इसलिए चुना कि इनके जो झूठे कारनामे थे वो दिल्ली की जनता के सामने आ गए, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़े झूठे हैं। अभी निरंजन जी कह रहे थे ये वो पार्टी है जो 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती, 10 साल में कहती है नहीं जी मैं 3 चीजें नहीं कर पाए। इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं जी मैं यमुना साफ नहीं कर पाया क्योंकि मैंने 8500 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए, पर माफ कर दीजिएगा मैं यमुना भी नहीं साफ कर पाया। मैं आपको सड़कें भी अच्छी नहीं दे पाया, मैंने पैसे तो खर्च कर दिए पर वो कर नहीं पाया। और उसके बाद उम्मीद करते हैं उन तीनों क्वेश्चन के आंसर ना देके, ब्लैंक पेपर छोड़ के, कि दिल्ली की जनता एक के रूप में उसे साइन करके फुल मार्क्स भी नहीं दे दे। अब दिल्ली की जनता नोटंकी को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोला था कि कैग की रिपोर्ट डिस्कस होगी, लेकिन इनका कभी डिस्कशन का तो माहौल ही नहीं होता। वो तो मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, डिबेट्स में नहीं चोर मचाए शोर वाला माहौल रखते हैं, बस शोर मचाते रहो जिससे जिस दूसरे की बात सुनी ना पाए। अब बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की। मैं खुद डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। वो मोहल्ला क्लिनिक किस काम का जिसपे पल्स ऑक्सीमीटर ना हो?
वो मोहल्ला क्लिनिक किस काम का जहां पर नेबुलाइजेशन की एक मशीन ना हो, वो मोहल्ला क्लिनिक किस काम का जहां पे प्रेगनेंसी टेस्ट ना हो पाए। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे डब्बे खड़े करे, डब्बे। क्यों? क्योंकि उसके बहाने करोड़ों रुपए ये अपनी पार्टी को फैलाने फूलने के लिए। ममता जी, अब मोहल्ला क्लिनिक का नाम सुनने में आ रहा है कि बीजेपी चेंज करने वाली है, तो फिर मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा क्या हो जाएगा बीजेपी की तरफ से? उसमें चीजों का अपग्रेडेशन होगा, जो चीजें नहीं है उनको ऐड किया जाएगा। जैसे भी हम मैनेज कर सकते हैं उसको कोशिश करेंगे। उनमें फ्रीज तक भी नहीं है, उनमें चीजें ऐड की जाएंगी। जो पैसा इन्होंने साइड लाइन से अपने पास पहुंचाया है उस पैसे को वापस लेके मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरी बात, लोकनायक हॉस्पिटल की और जीटीबी की आपको बात बता दूं, पिछले 3 साल से इन दोनों बड़े हॉस्पिटल्स को एक ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट चला रहे हैं। एक हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 1000 से ज्यादा ओपीडी देखी जाती है, सिर्फ एक। ये 3 साल में अगर इनकी इच्छा होती ना सरकारी तंत्र को ठीक करने की और सरकारी सुविधाओं को अपग्रेड करने की, तो कम से कम मेडिकल सुपरिटेंडेंट तो 2 दे देते। उसमें तो कोई खर्चा भी नहीं था, बस आपको 2 डॉक्टर ही तो अपग्रेड करके बनाने थे। लोगों को ना तो डॉक्टर्स को अपग्रेड किया ना नियमित किया, और बात करते बड़ी बड़ी बातों की, बेसिक चीजें तक दे नहीं पाए करोड़ों लाखों रुपए का गबन करने के बाद। ठीक है, ठीक है। निरंजन जी 10 सेकंड है, जल्दी संक्षिप्त में। देखिए यश जी, निश्चित रूप से बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो पार्टी सीएजी से ऊपर लोकपाल की बात करके आ रही थी, आज कहीं ना कहीं सीएजी की रिपोर्ट में फंसते हुए और तरह तरह की बातें की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे राजनीति में आने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ये कुर्सी ऐसी है, इस कुर्सी पे बैठने के बाद में आदमी को गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ कुर्सी में है। तो कहीं ना कहीं मैं आज अरविंद केजरीवाल जी के उस कथन को 100% सत्य मानता हूं और उससे सहमत हूं कि ये कुर्सी ऐसी है कि इस पे बैठने के बाद में आदमी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं वही, उस कुर्सी ने जो राजनीतिक परिवर्तन करने आए थे, उस कुर्सी ने उनका राजनीति में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को 12 और सीएजी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब टॉपिक भी सामने आ रहे हैं, विषय भी सामने आ रहे हैं कि कौन कौन से और किस किस विषय पे सीएजी रिपोर्ट होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।